नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की 5वीं क्लास होगी, जिसके अंदर हम 25 प्लस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के होंगे, 5 आपके नेशनल जीके के होंगे, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है भाई, तो इन क्लासेज को स्टार्ट करने का जो पर्पज है वही है कि एक दिन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर करें, क्योंकि एग्जाम उसी स्टूडेंट का क्लियर होता है जो सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलता है, सभी सब्जेक्ट को एक समान पढ़ता है। ठीक है भाई, तो इन क्लासेज से क्या होगा, 30 मिनट के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। बाकी बचे हुए टाइम में आप बचे हुए 5 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। शुरुआत करें भी आज की क्लास की। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बड़े उत्साह और उमंग के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन भाई, उसके बाद बचे हुए नेशनल जीके और इंग्लिश को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन हमारा है हरियाणा जीके का। हमारा पहला क्वेश्चन है कि असंध खंड हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है। असंध खंड हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है, खंड बताना है भाई, और उससे रिलेटेड आपको जिले के बारे में बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, वरना फिर हम बताएंगे भाई। ठीक है भाई, तो बात किसकी हुई है, 5 क्वेश्चन जैसे हरियाणा जीके के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा असंध। असंध जो खंड है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई वो करनाल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई, करनाल के अंतर्गत आता है। इसके बाद कई बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन कोई जगह दे दी जाती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ में हम आपको बता देते हैं, अगर आपके पास पूछा जाए नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी भाई कौन से जिले में आता है, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, करनाल भाई। इसके बाद आपका आ जाए कि गरोंडा, गरोंडा जगह कहां पर है, तो भाई ये भी कहां पर है भाई, करनाल में है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए इंद्री, इंद्री कहां पर है, तो ये भी क्या है, करनाल का खंड है। इसके बाद आपके पास पूछा जाए चिड़ाओ, चिड़ाओ ये कहां पर है, तो ये भी क्या है भाई, करनाल के अंदर है भाई। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन हमने पूछा असंध भाई। असंध, वो असंध कौन से खंड में आता है, करनाल खंड में आता है। इसके अलावा नहीं, असंध खंड कौन से जिले में आता है, करनाल में आता है। नीलोखेड़ी खंड करनाल में, गरोंडा करनाल में, इंद्री करनाल में, और चिड़ाओ भी कहां पर है, करनाल के अंदर है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद करनाल से रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कर्ण नगरी। कर्ण नगरी कौन सा जिला है भाई, तो कौन सा हो जाएगा, करनाल को क्या बोलते हैं, कर्ण नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस कौन से जिले को कहा जाता है, तो हरियाणा का पेरिस कौन सा जिला है भाई, करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। तो इससे करनाल से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन हो गए, इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। देखिए भाई, इन क्लासेज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी क्लासेज हमारी रेगुलर चल रही हैं जो कि 2 महीने तक लगातार चलेंगी, तो इनकी पीडीएफ चाहिए तो भी आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे, आपको इन जो सभी भी क्लासेज के नोट्स हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ पेड है भाई, 79 रुपीज़ में आपको भाई पीडीएफ मिलेगी। क्लासेज बिल्कुल आपकी फ्री है भाई। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान कहाँ की थी भाई। देखिए भाई, दिल्ली की प्रथम महिला शासक, दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान का संबंध कौन से जिले से है, ये आपको बताना है भाई। कौन से जिले से है भाई, आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई कैथल से भाई। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है, कैथल में भाई। रजिया सुल्तान कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी भाई, और उनकी हत्या कब कर दी गई, 1240 में उनकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि रजिया सुल्तान भाई, रजिया सुल्तान क्या थे भाई, दिल्ली की प्रथम महिला शासक थी, दिल्ली की प्रथम महिला शासक थी भाई। और
किसकी पुत्री थी भाई? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की क्या थी भाई? पुत्री थी भाई। इल्तुतमिश की क्या थी भाई? पुत्री थी। उसके साथ में कहा जाए कि रजिया सुल्तान का जो मकबरा है, मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा भाई? कैथल भाई। कहाँ पर हो जाएगा? कैथल भाई। ठीक है। इसके साथ में ये पूछा जाए इनकी हत्या कब कर दी गई भाई? इनकी हत्या कर दी गई 1240 में भाई। 1240 में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है भाई। तो ये रजिया सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैथल जिले से भाई इनका क्या है भाई? संबंध है। ठीक है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी भाई? नरेंद्र मोदी ने की थी। और कब की थी भाई? 22 जनवरी 2015 को। किसकी शुरुआत की भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई। कहां से की गई? हुड्डा पार्क भाई। हुड्डा पार्क पानीपत से भाई। पानीपत से भाई इसकी क्या की गई थी भाई? शुरुआत की गई थी। पानीपत में इसकी घोषणा की थी भाई। ठीक है भाई। हुड्डा पार्क पानीपत में भाई। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहां पर हुआ था? अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के मशहूर शायर थे भाई। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? पानीपत में। इसके बाद सलारगंज गेट भाई। इसके बाद सलारगंज गेट भाई कहां पर है भाई? तो सलारगंज गेट भी कहां पर है भाई? पानीपत में। तो आपके क्वेश्चन हो गए रजिया सुल्तान से रिलेटेड, मकबरा कैथल में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहां से हुई थी? पानीपत से हुई थी। और सलारगंज गेट कहां पर है भाई? पानीपत भाई। इसके साथ में देखिए भाई आपकी क्लासेज के अंदर थोड़े क्लासेज की टाइमिंग को लेकर थोड़ा बदलाव किया गया है। जो क्लासेज अब आपकी 9 बजे होती थी, अब उन क्लासेज का जो टाइम है वो 12 बजे कर दिया गया। अब हर रोज जो क्लासेज होती हैं, पिछले 2 दिन से भी 12 बजे हो रही है। तो अब हर रोज जो क्लासेज का टाइम है भाई वो 12 बजे है, दोपहर 12 बजे भाई। ठीक है भाई। और क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं, करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन प्रेस करना है। भविष्य में जितनी भी क्लासेज होंगी उनकी 12 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। या फिर आप चैनल को खोल के चैनल के पेज के ऊपर चले जाएं, वहां पर क्लासेज आपको अपलोड मिलेंगे अगर गलती से नोटिफिकेशन आपकी नहीं पहुंच पाती है तो भाई। ठीक है भाई। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया भाई हमारा, दरगाह कलंदर साहिब। दरगाह कलंदर साहिब कहां पर है? तो ये भी कहां पर है भाई? पानीपत में। देखिए भाई 3 जिलों का जिक्र आ चुका है अभी तक। पहला जो जिला था करनाल हरियाणा का पेरिस भाई। दूसरा हमने जो बात की थी, दूसरे कौन से जिले की बात हुई थी? कैथल की भाई। और तीसरा जिले का क्वेश्चन आया है पानीपत से। आज जिलों के ऊपर क्वेश्चन हमने बनाए हैं तो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा था भाई? राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है भाई? तो राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है भाई फरीदाबाद। कौन सा है भाई? फरीदाबाद। क्या है भाई? राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति थे भाई। तो राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, सपनों का शहर कौन सा है भाई? फरीदाबाद। कमेंट सेक्शन में जल्दी से छाप दीजिए कि चंडीगढ़, चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर था भाई? चंडीगढ़ कौन से नेता हैं जिनके सपनों का शहर था? तो वो आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से छाप देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा फरीदाबाद है, फरीदाबाद से रिलेटेड हमने आपको क्या पढ़ाया अब तक? जैसे कि कल भी क्लास हुई थी, परसों भी क्लास हुई थी, फरीदाबाद का जिक्र हुआ था। फरीदाबाद पहला नगर निगम भाई। फरीदाबाद क्या है भाई? पहला नगर निगम कौन सा है भाई? नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद है। कब बनाया गया था? 1994 के अंदर इसको बनाया गया था। इसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है भाई? फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है भाई? फरीदाबाद में। उसके बाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या गंतव्य, गंतव्य यानी कि भाई डेंसिटी, यानी कि 2442 भाई। 2442
क्या है भाई, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं 2442 व्यक्ति भाई। तो 2442 इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन थे फरीदाबाद से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अथीन और एक नाम हो रहा है भाई ओडल। अथीन और ओडल कौन से राज्य की तहसील हैं, यानी कि अथीन और ओडल कौन से राज्य नहीं भाई, कौन से जिले से संबंध रखते हैं भाई, कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो ये आपको बताना है। अथीन और होडल कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो कौन सा हो जाएगा भाई, पलवल। कौन सा हो जाएगा भाई, उत्तर में आ जाएगा भाई पलवल। तो ये आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन करनाल के ऊपर दिया गया, दूसरा क्वेश्चन कैथल के ऊपर दिया गया, तीसरा क्वेश्चन हमने फरीदाबाद के ऊपर दे दिया, फोर्थ क्वेश्चन आपको दे दिया, फोर्थ क्वेश्चन आपको फरीदाबाद के ऊपर दे दिया और एक पानीपत के ऊपर क्वेश्चन दिया था, और पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पलवल के ऊपर है। इस प्रकार अगर आप पढ़ेंगे तो भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप बोर नहीं होंगे। जैसे कि किसी एक जिले को पढ़ते हैं तो भी बोर हो जाते हैं, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन जैसे कि हम कई बार उठाते हैं ज्योग्राफी से नदियों का क्वेश्चन उठाते हैं, तो कई बार हम आर्टिकल का क्वेश्चन उठाते हैं। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ों को मिक्स करके आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर वही क्या है कि पढ़ने की जिज्ञासा होगी और आपको हर नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की चाह होगी भाई। ठीक है भाई, तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद नेशनल जीके के ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लें और वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ में वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास करते रहें। देखिए, वीडियो शेयर करने में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो अगर अच्छी लगे तो भाई साथ साथ में शेयर भी जरूर करें भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद 5 क्वेश्चन हम नेशनल जीके यानी कि इंडिया जीके के पढ़ेंगे, और पांचों क्वेश्चन क्या है, ना तो कोई पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, ना कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। सब क्वेश्चन क्या होंगे, मिसलेनियस होंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि बताइए भारत की वो पहली महिला, भारत का वो पहला व्यक्ति, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला जो कि अंतरिक्ष में गई हुई, भारत की वो पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में गई, तो उनका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर कौन सा हो जाएगा, कल्पना चावला। आपको ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना है, इसके अंदर डायरेक्ट आपको याद रखना है। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की आपको वही आदत डालनी पड़ेगी। देखिए, भारत की वो सबसे पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में गई कौन सी हो जाएगी, कल्पना चावला। भारत का वो पहला व्यक्ति, भारत का जो पहला व्यक्ति, ये तो महिला की बात हुई थी, भारत का जो पहला व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में गया था तो कौन सा हो जाएंगे भाई, राकेश शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राकेश शर्मा क्या हो जाएंगे, भारत के वो पहले व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे, 1984 के अंदर गए थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है भाई, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है, राष्ट्रीय गान, हम तो राष्ट्रगान बोल देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम किसने लिखा है भाई, तो कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। और जब रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र आता है तो हम ये भी बोलते हैं कि भारत के वो पहले व्यक्ति जिनको भाई नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, कब, 1913 के अंदर, कौन से विषय में, साहित्य के लिए, और कौन सी बुक थी भाई उनकी, गीतांजलि उनकी क्या थी भाई, बुक थी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इसके बाद हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इनको देख लीजिए। इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिसे नोबेल प्राइज से, भारत का वो पहला साइंटिस्ट है, भारत का साइंटिस्ट है भाई, व्यक्ति नहीं है, भारत का वो पहला साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो वो कौन थे भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन क्या है भाई, भारत के वो पहले साइंटिस्ट हैं जिनको भाई नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज, इसमें हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं है भाई, नोबेल प्राइज को इसी प्रकार लिखेंगे
CV रमन, CV रमन को इस तरीके से लिखते हैं CV रमन, रमन भाई, CV रमन। CV रमन भारत के वो पहले साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? तो 1930 के अंदर नवाजा गया था। किया क्या था भाई इन्होंने? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के लिए इन्हें क्या किया था? नवाजा गया था। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि इन्होंने इसका जो नाम दिया था वो था रमान इफेक्ट। रमान इफेक्ट के लिए इन्हें क्या किया जाता है? नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हुए। भारत की वो पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में गई कल्पना चावला। भारत का वो पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया राकेश शर्मा 1984 में। भारत का वो पहला व्यक्ति जिसने भाई राष्ट्रीय गान किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और भारत के वो पहले साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था वो कौन से हो जाएंगे? CV रमन हो जाएंगे। और जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ द लाइट और रमान इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रमान इफेक्ट दिया था, तो रमान तो यानी कि रमन इनका नाम था और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जो इफेक्ट हुआ था वो रमान इफेक्ट, अपने नाम से इन्होंने रमान इफेक्ट लिख दिया भाई। ठीक है भाई, तो ये आपके भाई क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन लेके आए हैं भैया हम आज। पहला नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? पहला नोबेल प्राइज अभी अभी हमने आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में साहित्य के अंदर किसके लिए भाई? गीतांजलि बुक के लिए क्या दिया गया था? इनको पहला नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य में। छठा क्वेश्चन है कि पहली महिला, भारत की वो पहली महिला जिसे बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया भाई। भारत की वो पहली महिला, महिला हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये क्या थी? इससे पहले किसी पुरुष को भी नहीं दिया गया था। ठीक है भाई, तो पहली भारतीय महिला जिसको मैन ऑफ द बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज बोलते हैं भाई इसको, मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन हो जाएंगी? अरुंधति रॉय। कौन से बुकर प्राइज से? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय क्या थी? वो पहली महिला थी जिन्हें मैन्स ऑफ द बुकर प्राइज के नाम से क्या किया था? सम्मानित किया गया था। देखिए इनकी जो रचना थी वो क्या थी? इसकी इन्होंने पहली नोवेल निकाली थी द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स। थोड़ा थोड़ा भाई इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं भाई, ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान रखें। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश का सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रहे, तो वो भी पढ़ रहे हैं। तो गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स की जो लेखिका कौन है? तो कौन हो जाएंगे? अरुंधति रॉय। और इसी नोवेल के लिए इन्हें बुकर प्राइज से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि पंजाब से क्वेश्चन आ जाता है। पंजाब के स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं या फिर करनाल इस साइड के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो बताएं भाई। देखिए पंजाबी से क्वेश्चन है भाई। देखिए फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख किस व्यक्ति को कहा जाता है? भाग मिल्खा भाग है, तो क्या हो जाएगा? फ्लाइंग सिख के नाम से किसको भाई? फ्लाइंग सिख, उड़ने वाला भाई, उड़ने वाला। तो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि इतने तेज दौड़ते थे तो इसका इनको क्या बोलते थे? फ्लाइंग सिख बोलते थे। तो मिल्खा सिंह भाई, कोरोना के कारण इनकी डेथ हो गई है अभी हाल ही में, तो मिल्खा सिंह क्या हो जाएंगे? फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई जल्दी से, फिर हम चलते हैं अपनी हिंदी की तरफ। हिंदी के ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसके बाद हिंदी के की तरफ चलते हैं और हिंदी के 5 क्वेश्चन भाई। और पांचों क्वेश्चन क्या हैं कि 4 क्वेश्चन इसमें से भाई आपके HSSC के पेपर में पूछे गए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या पूछता है HSSC। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया साहस। क्वेश्चन नंबर 1 है साहस। साहस का विलोम शब्द क्या है? विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक, यानी कि उल्टा शब्द बताना है भाई। साहस का अपोजिट। जब से हमारी पिछली क्लास हुई है हमने विलोम शब्द भी कराए हैं, हमने पर्यायवाची शब्द भी कराए हैं, इसलिए हिंदी में आप विलोम शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, सेंटेंस करेक्शन यानी कि वाक्य की शुद्धि के बारे में पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, विलोम शब्द हो गए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप पढ़ेंगे, मुहावरे, लोकोक्ति,
और इसके साथ में संधि और समास, ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, और इन्हीं के ऊपर हमारी आजकल क्लासेज चल रही हैं। साहस का विलोम शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे। पहला असाहस, असाहस तो कोई वर्ड नहीं है भाई हिंदी में। निर्भय, निर्भय यानी कि भाई किसी से ना डरता हो, भाई वो साहस सी व्यक्ति भी नहीं डरता, लेकिन पर्यायवाची नहीं बताना, हमें विलोम शब्द बताना है। तो साहस इसका क्या हो जाएगा, साहस का जो निर्भय है वो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो इसलिए साहस का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है भाई भय। भाई डरपोक आदमी, डरपोक आदमी साहसी व्यक्ति का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो भय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा गया था, जिसका भेद न किया जा सके, भाई किसी का भेद ही ना लगा पाना, तो वो क्या हो जाएगा, अभेद। अभेद, अभेद क्या हो जाएगा भाई, जिसका भेद न लगाया जा सके, जिसका भेद न लगाया जा सके भाई, अच्छा जासूस भाई, ठीक है भाई, जिसका भेद न लगाया जा सके, लगाया जा सके भाई, ठीक है। जिसका भेद, जिसके बारे में आप जान नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा, अभेद हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताएंगे, जिसकी मृत्यु न हो, जिसकी मृत्यु न हो, जिसकी मृत्यु न हो सके, मृत्यु न हो सके भाई, जिसकी मृत्यु न हो सके, मृत्यु न हो, तो वो कौन सा हो जाता है, अमर हो जाता है भाई, अमर हो जाता है। नस्वर भी एक वर्ड है भाई, क्या है, न, देखिए भाई ये श्रय, फिर नीचे व, फिर र, नरेश्वर। नरेश्वर भाई HSSC ने ये क्वेश्चन दिया था और उसका राइट आंसर था नरेश्वर, और अमर भी हो जा सकता है भाई, ठीक है। एक शुद्ध अशुद्ध का है, लिखने में कोई फायदा नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध बताना है। मेरे जीने का है, कोई वर्ड है, कोई वर्ड नहीं है भाई। इसी तरीके से पेपर में पूछा जाएगा, आपको वहां पे आकलन करना है। फल को बच्चों से काट कर खिलाओ, अबे फल को बच्चों से काट कर खिलाओ, ये क्या है, फल को काटकर बच्चों को खिलाओ, ये तो वर्ड बन जाता है, तो ये भी अशुद्ध है भाई। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों कोई वर्ड नहीं होता, अनेक होता है, ठीक है, अनेक आएगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, इसके अंदर भाई कोई भी आपकी क्या है भाई, अशुद्धि नहीं है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए शुद्ध अशुद्ध आपको वाक्य करेक्शन जरूर करना है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है यामा, यामा एक वर्ड है, स्त्रीलिंग नहीं है, पहचानना है। योजना, थर्ड ऑप्शन है आपका भिक्षा, भाई भिक्षा, और फोर्थ आपका ऑप्शन है भाई संबल। देखो भाई ये बात बताओ भाई, देखो यामा एक अगर देखा जाए तो यामा एक स्त्रीलिंग वर्ड है भाई, यामा आप देखते हैं तो यामा अगर सोच के भी देखें तो एक स्त्रीलिंग वर्ड है। योजना, तो योजना भी एक स्त्रीलिंग वर्ड है। भिक्षा, भिक्षा भी एक स्त्रीलिंग वर्ड है। तो संबल क्या है, संबल क्या है भाई, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन HSSC के पेपर में पूछ लिए गए सारे के सारे। जिसने थोड़ा सा पढ़ा होगा बिल्कुल, तभी तो करेंगे सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है, क्योंकि साथ लेने से ये होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट गलती से भी मुश्किल आ जाता है तो वो सबके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप 1-2 सब्जेक्ट छोड़ के चले जाते हैं तो वो एक मुश्किल और एक साथ में 2 छोड़ दिए वो सबसे मुश्किल भाई। जो चीज़ छोड़ के चले जाएंगे वो तो सबसे मुश्किल होती है, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन हो। इसलिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ आपको पढ़ना है CET के पेपर में, तभी स्कोर हो सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अक्कल का पुतला। अक्कल का पुतला भाई साहब ऐसा है कि अक्कल इतनी ज्यादा है कि बता नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति को बोलेंगे। अक्कल का पुतले का जो सही वर्ड होगा, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, या फिर मुहावरों से रिलेटेड, तो अक्कल का पुतला क्या हो जाएगा, बहुत ही बुद्धिमान। बहुत ही क्या हो जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या कहेंगे, अक्कल का पुतला कहेंगे। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना का वर्ड क्या होगा भाई, आकाश पाताल एक करना, ये तो सबको पता होगा भाई। एक करना, अत्यधिक मेहनत करना। CET के पेपर के लिए आकाश पाताल एक कर दो भाई, आकाश पाताल एक कर दो तो क्या हो जाएगा, CET क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। अत्यधिक मेहनत करोगे तो
आपका सीटी क्लियर हो जाएगा। तो इससे यही वर्ड निकलता है भाई। ठीक है, हिंदी के 5 क्वेश्चन हुए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5 क्वेश्चन भाई विज्ञान के। देखिए भाई, विज्ञान के क्वेश्चन आज क्या है कि थोड़े से एनसीईआरटी की बुक से बनाए गए हैं, 9th क्लास की बुक से बनाए गए हैं, क्योंकि 10th क्लास तक की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका साइंस का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, सीईटी के पेपर के लिए है। ठीक है, पहले जो कुछ आ गया ठीक है 11वीं 12वीं के लिए, अब क्या है, अब 10वीं तक की एनसीईआरटी के क्वेश्चन की उम्मीद है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी बताया है। ठीक है, देखिए अब जो साइंस के क्वेश्चन है कि वो इतने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के आज के क्वेश्चन जिनको लिखा नहीं जा सकता, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए और साथ साथ में लिखने का प्रयास कीजिए। अगर लिख नहीं सकते तो इन क्लासेज की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है। रविवार को पिछले हफ्ते की पीडीएफ मिल गई है, इस हफ्ते की इस रविवार को मिल जाएगी। इसी तरीके से जून तक कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। नोट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना पीडीएफ आप ले सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया होगा या फिर हम बता देते हैं 9990256757 एंड रिटर्न नोट्स वही 79 रुपीज की व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ मिलेगी भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, तो बिल्कुल धीरे धीरे बोल देते हैं। क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन द टेक ऑफ द रॉकेट। विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन द टेक ऑफ द रॉकेट, यानी कि भाई रॉकेट जब उठती है, रॉकेट जब उठती है तो उसके अंदर भाई साइंस का, विज्ञान का कौन सा नियम लगता है भाई, कौन सा नियम लगता है। रॉकेट जब चलती है तो उसके अंदर साइंस का कौन सा सिद्धांत काम करता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गए। रॉकेट जब चलती है तो उसके अंदर विज्ञान का कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो ये आपको बताना है भाई। तो हम इसका सीधा आंसर बता देते हैं। आंसर हो जाएगा कि संवेग का संरक्षण। भाई क्या होता है भाई, संवेग का संरक्षण। संवेग का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या हो जाएगा भाई, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको थोड़ा सा बताएंगे भी भाई हम, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, तो भी संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। अब बता देते हैं संवेग क्या होता है। संवेग या लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो वो होता है भाई लीनियर मोमेंटम। आप एलम से और कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग होता है, मास क्या होता है भाई, द्रव्यमान होता है। क्या होता है भाई, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान इनटू में क्या होता है भाई, वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है, लीनियर मोमेंटम यानी कि संवेग होता है। तो जो इसको हम डिनोट करते हैं वो पी से करते हैं, मास इनटू में वेलोसिटी लिखते हैं भाई। मास इनटू क्या लिखते हैं भाई, वेलोसिटी। ये हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है किसके अंदर भाई, आपका रॉकेट के अंदर। यहां से देखा जाए अगर P कंजर्व्ड है तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज का बढ़ना दूसरी चीज का घटना। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, किसी बॉडी का अगर मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे कि मोशन के अंदर बता देते हैं, एक ट्रक है एक बाइक है, एक ट्रक है एक बाइक है, दोनों के अंदर सेम इंजन रखना भाई। एक गाड़ी है, मतलब एक गाड़ी है और एक ट्रक है, दोनों के अंदर सेम इंजन रखो भाई, सेम इंजन सेम रखना है। और फिर हम दोनों की अगर स्पीड को काउंट करें तो गाड़ी ज्यादा तेज गति से भागे। वैसे गाड़ी की स्पीड ट्रकों से ज्यादा होती है, गाड़ी की तो भाई 200 तक भी चली जाती है अगर चलाने वाला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ट्रक 200 तक नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत बड़ा इंजन चाहिए। जब इंजन दोनों के ऊपर सेम फोर्स सेम पावर के चलेंगे तो ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी भाई, तो जो हल्की वस्तु है। तो गाड़ी हल्की है तो क्या है, मास क्या है, कम है, और कोई चीज नीचे कम है तो फिर वो ज्यादा हो जाती है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। ये लॉ हमें नेचर में देखने को मिलता है, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ये लॉ कहीं पर चले जाओ, अपने यूएसए में चले जाओ, यूक्रेन के अंदर चले जाओ, रूस के अंदर चले जाओ, सब जगह भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करेगा भाई। ठीक है, तो यही है। आजकल यूक्रेन में बम गिर रहे हैं, किसके ऊपर काम करते हैं, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे गिरते हैं तो फटते तो इस तरीके से ही है, तो क्या है,
लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समझ गए होंगे आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साइंस को थोड़ा सा ये है कि साइंस को थोड़ा टाइम देके समझना होता है। हम 5 क्वेश्चन के थ्रू आपको सब कुछ कराने का प्रयास जरूर करते हैं और आज की क्लास में तो बड़ा प्रयास रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई संवेग, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है संवेग का मात्रक क्या है। संवेग का मात्रक क्या है भाई, मात्रक क्या है। अब इंग्लिश वालों को दिक्कत हो जाएगी, यहां पर आके सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। संवेग, लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है, लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है भाई, तो ये इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा। चलो भाई अब बताते हैं क्या है भाई, क्या यूनिट है भाई, ठीक है भाई। देखिए अभी हमने बताया संवेग को जो हम डिफाइन करते हैं वो पी से। पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको किस चीज के, मास को किस चीज के अंदर मापते हैं, किलोग्राम में। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस को मीटर के अंदर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी आपकी लीनियर मोमेंटम, यानी कि संवेग का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसके बाद चलो भाई थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मास, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है, तो हम कहेंगे भाई किलोग्राम होती है। क्या होती है भाई, किलोग्राम, क्योंकि मास को तो किलो के अंदर मापते हैं भाई, मीटर के अंदर तो माप नहीं सकते। इसके बाद पूछा जाए वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग भाई, वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। पेपर के लिए बिल्कुल ध्यान रख लो, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एसआई यूनिट का। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, मास को किलोग्राम के अंदर, वेग को मीटर पर सेकंड के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है संवेग का। क्या आ जाता है, संवेग यानी कि भाई लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को किस चीज के अंदर मापा जाता है, अभी बताया, मास इनटू वेलोसिटी, किलोग्राम, और वेलोसिटी का ऊपर दे रखा है मीटर पर सेकंड भाई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बल भाई, नहीं त्वरण, त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन किस चीज के अंदर, आज फिजिक्स के क्वेश्चन है भाई, क्योंकि पिछली क्लासेज में क्या है कि फिजिक्स के कम क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आज मैक्सिमम क्वेश्चन क्या, सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स के रखे गए हैं। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण भाई, तो त्वरण की यूनिट क्या होगी, त्वरण की क्या हो जाएगी, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर, क्या होता है भाई, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बल भाई, और बल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करो तो मास क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चाहे रट्टा मार लो चाहे कुछ भी कर लो। इसके बाद आता है कार्य, कार्य का मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन। किसी के ऊपर बल लगाओ उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, बल तो ये है भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है भाई, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और फंडामेंटल नहीं भी ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी कि कही जाए तो फिजिकल क्वांटिटी है भाई, ये फिजिकल क्वांटिटी है और उनकी क्या है भाई, ये यूनिट है। तो इन सब को आप याद रखेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि आज फिजिक्स का एक टॉपिक तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन में और कुछ बताएंगे भाई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई कि आप क्वेश्चन लिखेंगे नहीं अब की बार, जैसे कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप ट्रेन के अंदर हैं, और आपका सिक्का उछालने का मन हुआ, आपने सिक्का उछाल दिया। सिक्का उछालते ही सिक्का आपके पीछे चला गया, समझ रहे हैं, आपने एक सिक्का उछाला, सिक्का आपके पीछे चला गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप क्या करते हैं सिक्का उछालते हैं तो इसका मतलब क्या, आपके पीछे चला जाए। जब सिक्का आपके आगे चला जाए तो उसका क्या मतलब है, जहां पर उछाला है तो वहीं पे आना चाहिए, लेकिन सिक्का आपके पीछे चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा जड़ता, इनर्शिया का नियम भाई, इनर्शिया का नियम।
जब कभी भी कोई भी किसी भी आप बस के अंदर ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो जैसे ही बस आगे की तरफ चलती है तो आपको एक झटका लगता है पीछे की तरफ भाई। क्यों? क्योंकि आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। आप इनर्शिया की वजह से क्या होता है, जब ट्रेन आगे की तरफ चलती है, जब चलती है एकदम चलती है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। और जैसे ही बस के जो ब्रेक लगाए जाते हैं तो आप हमेशा पीछे की तरफ नहीं जाते। जैसे ही बस के ब्रेक लगते हैं आप आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। क्योंकि गाड़ी के अंदर भी आगे बैठे सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? जब पीछे की तरफ जाएंगे तो सीट बेल्ट पहनने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब गाड़ी के ब्रेक लगेंगे हम आगे की तरफ जाएंगे, इसलिए तो सीट बेल्ट पहनते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब कभी भी गाड़ी आगे की तरफ चलती है, आगे की तरफ चलती है यानी कि एक्सेलरेटेड भाई। क्या है भाई? एक्सेलरेटेड यानी कि त्वरित होती है, त्वरित बोलते हैं भाई। ठीक है, और एक होता है रिटार्डेड, एक होता है रिटार्डेड। जब गाड़ी के ब्रेक लगाए जाते हैं वो रिटार्डेड मोशन हो जाएगा, और जब गाड़ी चल रही है तो कौन सा हो जाएगा? एक्सेलरेटेड। जब रोकने का प्रयास होगा तो रिटार्डेड, और जब चलाने का प्रयास होगा तो एक्सेलरेटेड। देखिए, जब सिक्का पीछे की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है? गाड़ी आगे की तरफ चल रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन है। ट्रेन का क्या है भाई? एक्सेलरेटेड मोशन है। ये बात कुछ को समझ में आ गई होगी, कुछ को नहीं समझ में आओगी। अब आपको याद क्या रखना है, जैसे ही आप सिक्का पीछे की तरफ जाए, कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु पीछे की तरफ जाती है तो गाड़ी आगे की तरफ चल रही है। आगे की तरफ के लिए हम लिखते हैं एक्सेलरेटेड मोशन भाई। और जब क्या होता है कि जब गाड़ी के ब्रेक लगाए जाते हैं तो जो कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाती है तो ब्रेक में रिटार्डेड मोशन होता है। रिटार्डेड मोशन होता है तो कौन सा मोशन हो जाएगा? रिटार्डेड हो जाएगा। कुछ को समझ में आ गई होगी, कुछ को नहीं आई होगी, छोड़ दो भाई क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो जड़ता है, इनर्शिया। अभी अभी हमने बात की थी इनर्शिया। इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। इनर्शिया जो डिपेंड करता है केवल मास के ऊपर डिपेंड करता है। जड़ता, किसी चीज की जड़ता किसके ऊपर डिपेंड करती है? केवल मास के ऊपर डिपेंड करती है। ये आपको याद रखना है। कोई भारी व्यक्ति है, इनर्शिया का मतलब है कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती टाइम के साथ है। जैसे कि भाई कोई भारी व्यक्ति है, उसको रुकने के लिए उसको दौड़ा दो, और दौड़ने के बाद दौड़ते दौड़ते उसको बोले कि एकदम रुक के दिखा, भाई नहीं रुक सकता, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा आगे की तरफ एकदम रुकेगा तो। ठीक है, और कोई हल्का व्यक्ति है उसको कहे तो फिर वो तो क्या है, वो तो कर देगा भाई। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या हो जाता है भाई? इनर्शिया हो जाता है। उतना ज्यादा क्या हो जाए? इनर्शिया। तो मास के ऊपर क्या डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लेके आए, लेकिन है 9th क्लास के क्वेश्चन भाई। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ते रहें, क्योंकि पेपर बिल्कुल इजी क्वेश्चन से नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, और जो डिफिकल्ट करेगा वही डिफिकल्ट सीईटी पेपर क्लियर करके डिफिकल्ट जॉब लेगा भाई। ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट लो एक बार। आइए दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं भाई, हिंदी भी हो चुकी है, इंग्लिश बच गई भाई। आज इंग्लिश थोड़ी सी इजी है, इंग्लिश। ठीक है भाई, क्योंकि साइंस डिफिकल्ट दे दी हमने, हिंदी थोड़ी सी प्रीवियस ईयर से दे दिया, और मिसलेनियस क्वेश्चन नेशनल जीके के हो गए। ठीक है, तो साथ साथ में कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताते रहें वीडियो कैसी लग रही है। टाइमिंग को एक बार फिर से बता देते हैं, 12 बजे अब क्लास हो गई है, तो 12 बजे तैयार रहें भाई हर रोज। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि एंटोनियम का क्वेश्चन है, पेपर के अंदर यही चीजें तो पूछी जाती हैं, एंटोनियम और सिनोनियम भाई। तो एंटोनियम आपको बताना है मोलीफाई का एंटोनियम आपको बताना है। तो मोलीफाई क्या होता है? सबसे पहले भाई मोलीफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना भाई। किसी भी अगर कोई कंडीशन ज्यादा बढ़ रही है उसको कम करना भाई। तो मोलीफाई का मतलब क्या होता है भाई? शांत करना। इसका एंटोनियम अगर आप बताएंगे तो हो जाएगा एग्रावेट। क्या हो जाएगा? एग्रावेट, यानी कि आपका क्या हो जाएगा इसका सिनोनियम? एग्रावेट। एग्रावेट क्या हो जाएगा भाई? इसका एंटोनियम हो जाएगा। एग्रावेट का मतलब वो क्या होता है? किसी चीज की अत्यधिकता, किसी चीज की अत्यधिकता क्या हो जाती है? एग्रावेट का क्या हो जाता है? वर्ड हो जाता है। एग्रावेट किसी कंडीशन को आप ज्यादा हाई सिचुएशन के अंदर ले जाते हैं, जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? एग्रावेट हो जाता है। और मोलिफाई का मतलब क्या हो जाता है? शांत करना। क्या हो जाता है? शांत करना। तो दो वर्ड याद हो गए होंगे, मोलिफाइंग शांत करना किसी चीज को, और एग्रावेट यानी कि किसी चीज को बढ़ाना।
टू एग्रावेट, ठीक है, बढ़ाने से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा क्वेश्चन है मेक दी बोथ हैंड मीट्स, मेक दी बोथ एंड्स मीट, मेक दी बोथ हैंड से मीट का एक वर्ड बताना है भाई। क्या होता है मेक दी बोथ हैंड्स मीट, यानी कि मेक बोथ हाथ, एंड्स दोनों सिरे, मीट्स, इस तरीके से क्या होता है भाई, गुजर बसर करना। क्या होता है, गुजर बसर करना। भाई अपने पास कोई पैसा नहीं है कि खाने को पैसा नहीं है, गुजर बसर करना यानी कि ऐसी स्थिति आ जाना कि आदमी के पास कोई पैसा ना होना, केवल बहुत ही कम पैसे में अपने बिल को पे कर, बहुत ही कम पैसे हैं और अपने जितने भी जो घर के खर्चे हैं उनके अंदर गुजर बसर हो रहा है, यानी कि पैसे से काम नहीं चल रहा। तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, मेक दी बोथ हैंड्स मीट्स, दोनों हाथ भाई मिला रखे हैं, तो इसका जो वर्ड हो जाएगा गुजर बसर करना। क्या हो जाएगा, गुजर बसर करना। तो क्या हो जाएगा, गुजर बसर करना, ठीक है, ये वर्ड हो जाएगा। टू अर्न दी जस्ट मनी, जस्ट इनफ मनी टू पे दी वंस बिल, यानी केवल इतना ही पैसा कमाना जिससे भाई क्या हो जाए, बिजली का बिल भरा जाए, पानी का बिल भरा जाए, अपने फोन का बिल भरा जाए और अपनी महीने की भाई रोटी कमा ली जाए, बस सेविंग ना होना भाई, केवल क्या है कि गुजर बसर हो रहा है, कि काम चल रहा है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेक दी बोथ हैंड से मीट्स हो जाएगा। इसके बाद एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बैकआउट। बैकआउट होता है भाई, बैकआउट का मतलब होता है, एक होता है बैकअप, आपके पास क्या बैकअप, आपको समर्थन करने वाला कौन है। एक होता है बैकआउट, कोई समर्थन करके, कोई वादा करके, कोई एग्रीमेंट करके मुकर जाना भाई, बैकआउट पीछे की तरफ चला जाना। तो बैकआउट का मतलब क्या होता है, मुकर जाना। क्या होता है, मुकर जाना। बैकआउट का मतलब होता है मुकर जाना भाई, ठीक है। तो बैकआउट मुकर जाना, तो क्या हो जाएगा, टू विड्रॉ। ये बस क्या है, इंग्लिश के अंदर थोड़ा लिखना पड़ता है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। टू विड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट, वैसे हमने आपको बता ही दिया है क्या वर्ड है इसका, एग्रीमेंट। उम्मीद है इंग्लिश भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, साथ में कमेंट करके जरूर बताते रहें, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश को हमने उस इंग्लिश की तरीके से नहीं रखा है कि भाई इस तरीके से आप याद कर लीजिए, बल्कि क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास रहता है। बैकआउट का मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है मुकर जाना, टू विड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट। भाई कोई क्या है कि भाई अनुबंध से हट जाना, या फिर प्रॉमिस, किसी को वादा कर दिया और फिर नहीं भाई अब आगे नहीं चल सकते भाई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आ जाना, बैकआउट कर देना, ठीक है। बैकअप का मतलब जिंदगी भर साथ निभाना, समर्थन देना, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है भाई, फोर्थ क्वेश्चन है राम प्लेज दी क्रिकेट। राम प्लेज दी क्रिकेट, भाई ये राइटिंग को थोड़ा समझ लेना भाई, ठीक है। इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसा ही हाल है, राम प्लेज दी क्रिकेट समझ जाओ भाई, राम हर रोज भाई क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है, इसका एक्टिव है और इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो किस तरीके से बनाते हैं भाई, देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर, राम, ठीक है भाई, वर्ब आ गया, सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ भाई, क्या आ जाएगा, क्रिकेट भाई। फिर टेंस देखो कौन सा है भाई, सिंपल टेंस है, तो सिंपल टेंस के क्रिकेट क्या हो जाएगा, सिंपल क्रिकेट एक ही है तो क्रिकेट इज। फिर जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म बना दो भाई, प्लेड बाई किसके पास, फिर राम लिख दो और फिर एवरीडे, फिर क्या आ जाएगा, एवरी डे। बताओ भाई क्या दिक्कत आ गई, राम प्लेज द क्रिकेट एवरी डे, तो पैसिव हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय द राम एवरी डे। क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है हर रोज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन दी वन इंटरप्रेटेशन, यानी कि एक भाई एक स्टेटमेंट है, एक व्याख्या है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग है, एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं। जैसे कि कुछ आप बात कहते किसी को,
ठीक है। और कुछ ऐसी बात कह दे कि अगर उसका पॉजिटिव सोचा जाए तो पॉजिटिव है, नेगेटिव सोचा जाए तो नेगेटिव है। यानी कि जब एक बात के एक से ज्यादा मतलब निकले भाई, तो उसका मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूअस। इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिग्यूअस। वैसे एक से ज्यादा शब्द निकले क्या हो जाएगा? एम्बिग्यूअस भाई, ठीक है। ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन मीनिंग, यानी कि एम्बिगुअस, इसकी तो स्पेलिंग भी भाई याद रखें भाई, ये तो स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है भाई। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा? मोर देन वन मीनिंग, मोर देन वन मीनिंग, मोर देन वन मीनिंग क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस हो जाएगा। तो ये आज के हुए भाई हमारे 29 मार्च के 25 क्वेश्चन। क्या फायदा होगा इन क्वेश्चन का, क्योंकि 5 सब्जेक्ट केवल 30 से 40 मिनट में कवर हो गए हैं। अब भाई अपनी क्लासेज खत्म होने के बाद मैथ के क्वेश्चन उठा लेना, हिंदी के मैथ के बाद में उठा लेना भाई आप रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके और नेशनल जीके की, वो पढ़ के वापस अगला दिन आ जाएगा। और जो भी हरियाणा जीके के जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन एक तरीका है कि बहुत कम समय में ये चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल के साथ जरूर जुड़े भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, हर रोज 12 बजे क्लासेज होती हैं। केवल सब्सक्राइब करना है और एक बेल आइकन का बटन साइड में टू टू के तरीके से आएगा भाई, वो दबाना है, उसके बगैर नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल भी, ये बात आप समझ ले भाई, ठीक है। और वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करें भाई, क्योंकि शेयर बहुत कम करते हैं, सोचते हैं क्या शेयर करना है। देखिए इससे क्या होगा कि आपकी क्लासेस लगातार चली जाएंगी और कुछ स्टूडेंट के पास और वीडियो जाएगी, उन्हें भी पता चलेगा और वो भी आपके साथ कंपटीशन में बैठ सकेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।